दोस्तों, सोचो अगर तुम दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग गिरोह के लिए काम कर रहे हो और अचानक तुम्हें पता चले कि पुलिस की टीम छापा मारने वाली है। ऐसे में तुम्हारे पास भागने के दो ही रास्ते बचते हैं, या तो पुलिस के हाथों पकड़े जाओ या गिरोह के हाथों मारे जाओ। लेकिन आज मैं तुम्हें 3 ऐसे आम लोगों की कहानी बताऊंगा जिन्होंने इन दोनों रास्तों से हटकर एक तीसरा रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जहां उन्होंने खुद अपने ही खतरनाक मालिकों को छूना लगा दिया। आज हम 4 नवंबर 2010 की एक ऐसी रात की कहानी जानेंगे जिसने अमेरिकी और मैक्सिकन इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य को जन्म दिया। एक रात जब $22 मिलियन कैश और 3 लोग हवा में गायब हो गए और दुनिया को आज तक नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था। 3 नवंबर 2010 सुबह के ठीक 4:47। मार्कस हॉलोवे अपनी स्क्रीन पर घूर रहा था। पिछले 20 मिनट से वो ओटे मेसा का सैटेलाइट फुटेज देख रहा था। ऊपर से सब नॉर्मल था, शांत गोदाम, सूनी पार्किंग, खाली सड़कें। लेकिन एक बात थी जो उसके दिमाग में घूम रही थी। जमीन के नीचे से लगातार गर्मी उठ रही थी। सैन डिएगो के एक गोदाम से ये गर्मी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी, फिर तिजुआना की ओर मुड़ रही थी। ये सब जमीन से 40 फीट नीचे हो रहा था। हॉलोवे ने झूम किया तो पैटर्न साफ दिखा। बिजली की पाइपलाइनें, जलती एलईडी लाइटें, ये सब जमीन के नीचे से गर्मी पैदा कर रही थी। हॉलोवे पिछले 3 साल से अरेलानो फेलिक्स गिरोह पर नजर रख रहा था, लेकिन ये कुछ अलग था। ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं थी, बल्कि 2000 फीट से भी लंबी, पूरी तरह से चालू, महीनों से चल रही एक बड़ी सुरंग थी और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। पहला संकेत 3 हफ्ते पहले मिला था। एक जूनियर एनालिस्ट ने ओटे मेसा के एक गोदाम में बहुत ज्यादा बिजली की खपत देखी। बिल्डिंग एक साधारण स्टोरेज यूनिट के नाम से रजिस्टर्ड थी, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे थे। 24 घंटे फैक्ट्री लेवल की बिजली खपत। यह रिपोर्ट हॉलोवे के डेस्क पर 9 दिन बाद पहुंची। उसने एक नजर में ही समझ लिया। उसने तुरंत गोदाम और आसपास के इलाके की थर्मल सैटेलाइट इमेजिंग मंगवाई। मंगलवार की सुबह 5 बजे से कुछ मिनट पहले तस्वीरें आ गई। गोदाम थर्मल मैप पर एक चमकते बिंदु जैसा दिखा, लेकिन फिर उसकी नजर एक हल्की सीधी लाइन पर गई, गोदाम से बॉर्डर फेंस की तरफ। टेम्परेचर पैटर्न बॉर्डर पार करके मैक्सिकन इलाके में भी जारी था। यह किसी एक्टिव वेंटिलेशन सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल और फिक्स्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क के सिग्नल थे। उसने हिसाब लगाया कि यह काम कम से कम 6 महीने, शायद उससे भी ज्यादा समय से चल रहा था। सुबह 5:12 पर हॉलोवे ने अपने सुपरवाइजर को फोन किया। बस एक बात बोली, हमारे पास एक सुरंग है। और उसी वक्त सब बदल गया। सुबह होते होते पूरे ऑपरेशन की परमिशन मिल चुकी थी। 9:30 पर मेन कॉन्फ्रेंस रूम में ब्रीफिंग शुरू हुई। कमरे में डीईए एजेंट, एफबीआई के लोग और बॉर्डर पेट्रोल के सुपरवाइजर मौजूद थे। मैक्सिकन फेडरल पुलिस का एक ऑफिसर भी वहीं था। हॉलोवे ने सैटेलाइट तस्वीरें और बिजली खपत का ग्राफ दिखाया। सुरंग तिजुआना, मेक्सिको के इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम शुरू होती थी और सैन डिएगो के ओटे मेसा, अमेरिका वाले गोदाम पर खत्म होती थी। इसकी कुल लंबाई करीब 2100 फीट थी, लगभग 7 फुटबॉल मैदान जितनी थी। यह पूरी तरह जमीन के नीचे थी, ऊपर से कोई एंट्री दिखाई नहीं देती थी। तिजुआना वाला गोदाम 1 साल से वॉच लिस्ट में था, लेकिन कोई पक्का सबूत ना होने के कारण कार्रवाई नहीं हुई थी। ओटे मेसा वाला गोदाम 14 महीने पहले नकली कंपनियों के नाम पर खरीदा गया था और तब से खाली था। बॉर्डर पेट्रोल के एक सुपरवाइजर ने पूछा कि उन्हें कंस्ट्रक्शन का पता कैसे नहीं चला। हॉलोवे ने बताया कि सुरंग बनाने में 8 से 12 महीने लगते हैं। काम सिर्फ रात में होता है। मिट्टी धीरे धीरे निकाली जाती है जब तक सुरंग चालू नहीं हो जाती। ऊपर से कुछ भी समझ नहीं आता। हॉलोवे ने दोनों तरफ से रेड का प्लान बनाया। मैक्सिकन ऑफिसर तिजुआना की तरफ से आएंगे और अमेरिकी एजेंट ओटे मेसा की तरफ से आएंगे। दोनों टीमें 4 नवंबर को रात 10 बजे एक साथ अंदर जाती ताकि अंदर मौजूद लोग भाग ना सके। रिपोर्टों से पता चला था कि अरेलानो फेलिक्स गिरोह कैश के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल करता है। सुरंग इतने दिनों से चल रही थी तो अंदर लाखों डॉलर जमा हो सकते थे। कमरे में मौजूद सभी लोग तैयार हो गए। यह सिर्फ तस्करी रोकने का काम नहीं था, बल्कि गिरोह के पैसे पकड़ने का बड़ा मौका था। हॉलोवे ने साफ कहा कि इस कमरे से बाहर कोई जानकारी नहीं जानी चाहिए, वरना गिरोह कुछ घंटों में सुरंग खाली कर देगा। मीटिंग रात 11 बजे खत्म हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जानकारी बाहर जा चुकी थी।
कार्टेल की सुरंगें सिर्फ गड्ढे नहीं होती बल्कि बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें लाखों डॉलर लगते हैं और खास एक्सपर्ट्स, माइनिंग इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन शामिल होते हैं। उन्हें एक सुरंग पर लगभग $50,000 मिलते हैं, जो आम मजदूर के लिए कई साल की कमाई के बराबर है। अरेलानो फेलिक्स कार्टेल ने 2004 से अब तक कम से कम 12 सुरंगें बनाई थी, जिनमें से 6 पकड़ी गई और 6 पर सिर्फ शक था। ओटे मेसा वाली सुरंग भी एक एडवांस्ड सुरंग थी। ये 2000 फीट लंबी थी, तिजुआना के गोदाम के नीचे शुरू होकर ओटे मेसा गोदाम के नीचे खत्म होती थी। एंट्री और एग्जिट फेक फ्लोर के नीचे छिपे थे, जहां एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लोगो और सामान को 40 फीट नीचे उतारती थी। सुरंग की ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 4 फीट थी, जिसमें एक आदमी सीधा खड़ा होकर ठेला लेकर चल सकता था। दीवारें स्टील से मजबूत थीं और फर्श कंक्रीट का बिल्कुल बराबर। हर 50 फीट पर एलईडी लाइटें लगी थीं और हर 100 मीटर पर वेंटिलेशन शाफ्ट थे, जो ऊपर जमीन पर यूटिलिटी बॉक्स जैसे दिखते थे। पूरी लंबाई में रेल जैसा सिस्टम बिछा था, जिस पर खास डिजाइन की छोटी गाड़ियां 300 पाउंड वजन उठा सकती थी। ये गाड़ियां हाथ से धकेली जाती थी क्योंकि मोटर शोर करती, जो जमीन के नीचे बहुत रिस्की था। सुरंग बनाने में $20 लाख लगे और 8 महीने का समय भी लगा। ये मई 2010 में चालू हुई थी। पहले 6 महीने तक सब सिस्टम सही चला। हर 2 हफ्ते गिरोह साउथ कैलिफोर्निया से ड्रग्स बेचकर कमाए गए कैश को डफल बैग में ओटे मेसा तक लाता था। बैग लिफ्ट से सुरंग में उतारे जाते, फिर वर्कर उन्हें 2100 फीट धकेलकर तिजुआना पहुंचाते और काउंटिंग सेंटर में दे देते। इस तरीके में ना बॉर्डर चेक लगता था, ना कस्टम, ना स्निफर डॉग, ना कोई कागज, बस जमीन के नीचे बना हुआ रास्ता जो एक गोदाम से सीधे दूसरे गोदाम तक जाता था। लेकिन सितंबर की शुरुआत में दिक्कतें शुरू हुई। फाइनेंस टीम में देरी हुई, कैश प्रोसेसिंग धीमी हो गई और शिपमेंट बार बार रुके। इस वजह से पैसा जमा होने लगा। अक्टूबर के आखिरी तक 6 महीने की कमाई सुरंग में ही पड़ी थी। मिड पॉइंट के पास दीवार के सहारे 12 डफल बैग, कुल 480 पाउंड वजन के, जिसमें $22 मिलियन कैश था। मेंटेनेंस के लिए 3 लोग जिम्मेदार थे। डिएगो वर्गास 34 साल वेंटिलेशन एक्सपर्ट तिजुआना में रहता था। 2009 में कार्टेल ने उसे वेंटिलेशन के लिए $50,000 दिए थे, फिर मंथली पेमेंट पर रख लिया। हेक्टर रुइज 29 साल रेल सिस्टम टेक्नीशियन सैन डिएगो में रहता था। माइनिंग ऑपरेशन में काम कर चुका था और हर हफ्ते ट्रैक चेक करता था। लुइस मेडिना 41 साल सरफेस लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर तिजुआना साइट पर ट्रकों का मैनेजमेंट संभालता था। 2003 से कार्टेल में शामिल हुआ था। तीनों सिर्फ काम की बात करते थे, लेकिन 8 महीने तक जमीन के नीचे काम करते हुए उनमें अच्छा रिलेशन बन गया था। वे एक दूसरे का शेड्यूल और जिम्मेदारी समझते थे और तीनों देख रहे थे कि सुरंग में कितना कैश जमा हो रहा है। 12 बड़े बैग हफ्तों से वहीं रखे, बस बढ़ते जा रहे थे। उन महीनों में डिएगो और हेक्टर के बीच धीरे धीरे बात होने लगी थी। पहले मजाक मजाक में बात होती थी कि अगर पैसा गायब हो जाए तो क्या होगा, किस पर इल्जाम लगेगा। समय बीतता गया और जो बात पहले मजाक लग रही थी वो अब सच जैसी लगने लगी थी। 3 नवंबर 2010 सुबह 6:15। डिएगो अभी भी बिस्तर पर था जब उसका फोन बजा। उसने बिना स्क्रीन देखे कॉल उठाई। नंबर अनजाना था, आवाज मशीन की तरह बदली हुई थी। कॉलर ने स्पेनिश में एक छोटा सा मैसेज दिया, डीईए को सुरंग का पता चल गया है, कल रात दोनों तरफ से रेड होने वाली है। फिर कॉल कट गई। डिएगो फोन हाथ में लेकर बिस्तर पर बैठा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका पहला ख्याल था, उसके खबरी लॉ एनफोर्समेंट वाले ने जानकारी लीक की है, ये जानकारी पूरी तरह सच्ची है। दूसरा ख्याल, सुरंग बंद होने से पहले उसके पास सिर्फ 36 घंटे हैं। डिएगो कुछ देर चुपचाप बैठा अपने अगले कदम के बारे में सोचता रहा। पहला सुरक्षित कदम तुरंत कार्टेल को कॉल करके रेड की जानकारी दे दे, पैसा निकाल ले, सुरंग छोड़ दे, उसे इनाम मिलता और नौकरी बची रहती। दूसरा कदम कुछ ना करे, रेड होने दे, लेकिन इससे उसका ही नुकसान होता, कार्टेल उसे मुजरिम समझता। तीसरा विकल्प, जिसके बारे में वो महीनों से सोच रहा था, जो अब तक नामुमकिन लगता था। डिएगो ने फोन उठाया और हेक्टर को कॉल किया। 18 सेकंड की कॉल में बस इतना कहा, डीईए कल रात 10 बजे सुरंग पर रेड करेगा, हमें सीधे मिलकर बात करनी है, 2 घंटे का टाइम लेकर आओ।
जगह बताकर कॉल काट दी। फिर उसने लुइस को कॉल किया। 22 सेकंड की कॉल में वही बात दोहराई। डिएगो तैयार होकर घर से निकल गया। वो तिजुआना एयरपोर्ट के पास एक बड़ी पार्किंग में गया, जहां भीड़ में कार में बैठे 3 लोगों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। 2 घंटे बाद तीनों आदमी कार में बैठे थे, खिड़कियां बंद, रेडियो बंद, एसी के लिए इंजन चालू। डिएगो ने बात दोहराई। डीईए को सुरंग का पता चल गया है। कल रात 10 बजे दोनों तरफ से एक साथ रेड होगी। अमेरिकन एजेंट भी होंगे और मैक्सिकन एजेंट भी। पूरी टीम तैयार है। हेक्टर ने पूछा, किसने कॉल किया था? डिएगो ने कहा, पता नहीं, नंबर फेक था, आवाज बदली हुई थी, लेकिन जानकारी बिल्कुल सही थी। उसने सच छिपा लिया, टाइम सही, एक्शन सही। इतनी डिटेल से साफ है कि कॉलर को डीईए की प्लानिंग का पूरा अंदरूनी पता था। लुइस ने पूछा, कोई हमें चेतावनी क्यों देगा? डिएगो ने कहा, इसका भी जवाब नहीं है। शायद कॉलर चाहता हो कि कार्टेल को खबर मिले, या कोई राइवल गैंग हो, या लॉ एनफोर्समेंट का कोई आदमी हो, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। असल बात, 46 घंटे बाद सुरंग बंद हो जाएगी। अगर अभी काम नहीं किया तो सब खत्म। हेक्टर ने कार्टेल को तुरंत बताने को कहा, लेकिन डिएगो ने दूसरा विकल्प सामने रखा। पैसा इस समय सुरंग में पड़ा था, 12 थैलों में $22 मिलियन। अगर वे रेड से पहले पैसा खुद ही हटा लेंगे तो गिरोह मान लेता कि डीईए ने ऑपरेशन के दौरान कैश जब्त कर लिया है, और डीईए को लगता कि गिरोह ने रेड से पहले ही जगह खाली कर दी थी। किसी को यह पता नहीं चलता कि इसमें कोई तीसरा ग्रुप शामिल था। इस तरह दोनों तरफ के लोग उन 3 इंजीनियरों को नहीं ढूंढते जो उनके लिए काम करते थे। लुइस ने पूछा कि इतनी बड़ी रकम को वे सही समय पर कैसे ले जाएंगे। डिएगो ने कहा कि वो कई महीनों से इसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। उसे कार्टेल की सिक्योरिटी की पूरी जानकारी थी। गार्ड कब ड्यूटी बदलते हैं और कब सुरंग पर सबसे कम निगरानी रहती है। हर रात 8 बजे से आधी रात के बीच एक ऐसा टाइम होता था जब सुरंग को सुरक्षित और शांत माना जाता था। उस समय ऊपर के गार्ड सिर्फ सरफेस पर रहते थे और बिना किसी खास वजह के नीचे नहीं उतरते थे। उन्हें जो टाइम चाहिए था वो 4 नवंबर की रात 8 बजे से 9:45 के बीच का था। रात 8 बजे के बाद गिरोह मान लेता था कि सुरंग में अब रात भर कुछ नहीं होगा। उन्हें 9:45 से पहले अपना काम खत्म करके बाहर निकलना था, क्योंकि डीए ठीक 10 बजे अंदर आने वाला था। इस तरह उनके पास कुल 1 घंटा 45 मिनट का समय था। हेक्टर ने हिसाब लगाया। 12 डफल बैग, कुल वजन 480 पाउंड। एक ट्रॉली में 2 बैग जा सकते हैं, मतलब 6 चक्कर लगाने होंगे। अगर हर चक्कर में 15 मिनट लगे तो 90 मिनट में पूरा सामान सुरंग से निकाल सकते हैं। काम मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। लुइस ने एक एक जोखिम साफ साफ बताया। गिरोह ने दोनों ओर के एंट्री पॉइंट्स पर गार्ड लगाए थे। अगर कोई गार्ड नीचे उतरकर अचानक कुछ चेक कर लेता तो पूरा ऑपरेशन रुक जाता। अगर उन्हें जरा भी देर हुई और डीईए पहुंचने तक वे सुरंग के अंदर ही रहे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन पर फेडरल चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर वे किसी भी वक्त कार्टेल के हाथों पकड़े गए तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हें सीधा मार दिया जाएगा, शायद पहले टॉर्चर भी किया जाएगा और एक उदाहरण बनाकर बाकी लोगों को डराया जाएगा। डिएगो ने हर जोखिम को मान लिया। फिर उसने एक बार फिर वही नंबर बोला, $22 मिलियन। इस रकम को 3 हिस्सों में बांटा गया। हर एक को करीब $7.3 मिलियन मिलते। आज के समय में लगभग करीब 60.59 करोड़ रुपए। कार में 30 सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर हेक्टर ने धीमी आवाज में कहा कि अगर हम ये करते हैं तो हमें इस जगह से हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। ना सैन डिएगो, ना तिजुआना, ना अमेरिका, ना मैक्सिको। अपनी पुरानी जिंदगी के किसी भी इंसान से कभी संपर्क नहीं करना होगा। डिएगो ने सिर हिलाया। वो पहले से ही इन बातों के लिए तैयार था। लुइस ने एक सवाल पूछा, पैसा निकालने के बाद उसे सबसे पहले कहां रखेंगे? 12 बैग ट्रक में भरकर घूमते नहीं रह सकते थे। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पैसा कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके, जब तक वे तीनों गायब होने की तैयारी करें। लुइस ने बताया कि वो चूला विस्टा में एक पुरानी स्टोरेज फैसिलिटी जानता है। पुरानी बिल्डिंग जहां मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगे थे, कुछ भागों में कैमरे तक नहीं थे। वो फेक नाम से एक यूनिट किराए पर ले सकता था। 3 महीने का किराया कैश में दे सकता था। ऐसी जगहों पर क्लर्क कभी आईडी अच्छी तरह चेक नहीं करते, उन्हें बस पैसा चाहिए होता है। वहां ग्राउंड फ्लोर से गाड़ी सीधे दरवाजे तक लग सकती थी। ट्रक से सीधे यूनिट में बैग रखकर ताला लगाकर वे वहां से चले जाते
और जब उन्हें पैसा आगे भेजना होता तब वापस आकर यूनिट खोल लेते। डिएगो ने सीधा सवाल किया, क्या हम ये कर रहे हैं? हेक्टर ने कहा, हाँ क्यों नहीं। लुइस ने भी हाँ कहा। अब उनके पास सिर्फ 36 घंटे बचे थे। उन्होंने जो प्लान बनाया वो जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सिंपल था। प्लान जितना मुश्किल होगा, गड़बड़ होने का डर उतना ही ज्यादा होगा। 4 नवंबर को डिएगो आम दिनों की तरह तिजुआना की ओर से सुरंग में आएगा। उसकी वेंटिलेशन चेकिंग शेड्यूल थी। गार्ड उसे जानते थे, उन्होंने उसे हमेशा सुरंग में नीचे जाते देखा था, इसलिए वे कोई सवाल नहीं करते और उसका पीछा भी नहीं करते। गार्डों को नीचे आना पसंद नहीं था। रात 8:15 पर हेक्टर सैन डिएगो की ओर से अंदर आएगा। यह भी उसका नियमित काम था। पटरियों की जांच। वो अक्सर नीचे आकर रेल ट्रैक की हालत चेक करता था, इसलिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लोगों का ध्यान खींचे। वे मार्कर 7 पर मिलेंगे, सुरंग के बीच के पॉइंट पर जहां पैसा रखा था। वे 2 बड़े बैग एक गाड़ी पर ला देंगे। डिएगो गाड़ी को सैन डिएगो एग्जिट की ओर धकेलेगा। हेक्टर टॉर्च लेकर आगे चलेगा। जब वे सैन डिएगो छोर पर पहुंचते तो बोरियों को हाइड्रोलिक लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर लाद कर सरफेस पर भेज देते। लुइस एक ट्रक के साथ उनका इंतजार कर रहा होता। वो बोरियों को उठाता, ट्रक में लोड करता और तुरंत दरवाजे बंद कर देता। कोई बातचीत नहीं, कोई रेडियो कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट इंटरसेप्ट किया जा सकता है। फिर डिएगो और हेक्टर मार्कर 7 पर लौटते और यही प्रक्रिया दोहराते। कुल 6 चक्कर, 12 थैले। रात 9:45 तक सारा पैसा सुरंग से बाहर निकलकर लुइस के ट्रक में सुरक्षित रख दिया जाता। लुइस सीधे स्टोरेज यूनिट की ओर गाड़ी चलाता और अंदर सब कुछ बंद कर देता। ट्रक को रेंटल कंपनी को लौटाकर गायब हो जाना था। इस बीच डिएगो और हेक्टर सुरंग की सफाई करते, पक्का करते कि कुछ भी छूटा ना रह गया हो, ना कोई कागज, ना प्लास्टिक, ना कोई निशान। सब कुछ ऐसा दिखाना था जैसे पहले जैसा ही है। फिर वे अलग अलग निकल जाते। डिएगो तिजुआना वापस जाता। हेक्टर सैन डिएगो के रास्ते बॉर्डर पार करता। दोनों आधी रात से पहले बॉर्डर क्रॉस करके गायब हो जाते। रात 10 बजे तक जब डीईए की टीमें दोनों गोदामों में घुसपैठ करती, तब तक सुरंग पूरी तरह खाली हो चुकी होती। पैसा गायब हो जाता और किसी को पता नहीं चलता कि असल में क्या हुआ था। 4 नवंबर 2010 ऑपरेशन का दिन। सुबह की शुरुआत सैन डिएगो फील्ड ऑफिस में डीईए की अंतिम प्री ऑपरेशन ब्रीफिंग से हुई। हॉलोवे टैक्टिकल टीम के सामने खड़ा था। 8 अनुभवी एजेंट सभी बड़े कार्टेल केस पर काम कर चुके थे। उन्हें ऑपरेशनल टाइमलाइन के बारे में विस्तार से बताया गया। वे ओटे मेसा गोदाम अमेरिका में ठीक 10 बजे स्टैंडर्ड एंट्री प्रोसीजर के हिसाब से एंटर करते, फ्लैश बैंग का इस्तेमाल करते, बिल्डिंग को सुरक्षित करते, हर रूम की तलाशी लेते, फिर सुरंग का एंट्री पॉइंट ढूंढते और अंदर उतर जाते। तिजुआना की तरफ मैक्सिकन फेडरल फोर्सेस ठीक उसी समय वही प्रक्रिया अपनाते। दोनों टीमें लगातार रेडियो पर बात करती रहती थीं। उनका सीधा मकसद था अमेरिका और मेक्सिको की तरफ से एक साथ अंदर जाना और सुरंग में अगर कोई भी आदमी फंसा मिले तो उसे वहीं पकड़ लेना। भागने का कोई रास्ता नहीं। इंटेलिजेंस से पता चला था कि सुरंग के अंदर बहुत कम लोग मौजूद थे, शायद हर एंट्री पॉइंट पर 2 गार्ड। आमतौर पर कार्टेल सुरंगों पर भारी सिक्योरिटी नहीं रखता था, क्योंकि ज्यादा लोगों के होने से लोगों की नजर जल्दी पड़ जाती है। उन्हें वहां कैश मिलने की उम्मीद थी, जो लाखों या करोड़ों में हो सकती थी। हर चीज की तस्वीरें ली जाती, सुपरविजन में गिनी जाती और रिकॉर्ड की जाती। ब्रीफिंग खत्म हुई। हॉलोवे ने मैक्सिकन फेडरल ऑफिसर को एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा। वहां से भी हरी झंडी मिल गई। 22 घंटे बाद दोनों तरफ से एक साथ घुसना है। जवाब तुरंत आया, ठीक है। उधर जब डीए अपनी तैयारियां कर रहा था, ठीक उसी समय तीनों इंजीनियर भी अपनी तरफ की तैयारियां कर रहे थे। डिएगो दोपहर में तिजुआना वाले गोदाम पहुंचा और ऐसे ही घूमा जैसे रोज आता हो। उसके हाव भाव से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आज वह कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। गार्डों से बात की और बताया कि वो रेगुलर वेंटिलेशन इंस्पेक्शन के लिए बाद में वापस आएगा। गार्डों ने मुश्किल से ही ध्यान दिया। डिएगो ने हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम की सावधानी से जांच की, कंट्रोल चेक किए, ये चेक किया कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। आज रात कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं आनी चाहिए। उसने अपना इंस्पेक्शन पूरा किया और चला गया। 4 बजे डिएगो तिजुआना के बीच में एक बैंक गया। उसने अपने सेविंग अकाउंट से $8,000 निकाले, अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिया। कैशियर ने पूछा कि क्या सब ठीक है। डिएगो ने बताया कि वो घर बदल रहा है और काम के सिलसिले में
दूसरे शहर जा रहा है। ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। डिएगो अपने अपार्टमेंट में लौटा। उसने एक डफल बैग पैक किया, 1 हफ्ते के लिए कपड़े, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, उसका पासपोर्ट और बैंक से मिला कैश। उन्होंने तस्वीरें नहीं ली, कोई पर्सनल सामान नहीं लिया, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे यह प्रूफ मिले कि वे परमानेंटली चले गए हैं। उसने अपनी मां के लिए एक छोटा सा नोट लिखा, उसे किचन की टेबल पर छोड़ दिया। उसे काम के लिए बाहर जाना है, ये एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट है और उसे जब भी टाइम मिलेगा फोन करेगा। उसने अलविदा नहीं कहा, क्योंकि गुड बाय से सवाल उठते हैं और सवाल बातचीत को जन्म देते हैं जो अपने निशान छोड़ती है। शाम 7:30 पर डिएगो आखिरी बार अपने अपार्टमेंट से निकला। हेक्टर ने उसी सुबह अपने कंस्ट्रक्शन वर्क से छुट्टी ले ली। उसका सुपरवाइजर नाराज तो हुआ, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि हेक्टर शायद ही कभी काम से गैर हाजिर रहता था। वो एक हार्डवेयर स्टोर गया, मजबूत वर्किंग ग्लव्स, एक शक्तिशाली टॉर्च और कई सारी बैटरीज खरीदी। उन्होंने कैश पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया ताकि कोई रिकॉर्ड ना बने। वो अपने अपार्टमेंट में लौटा, एक बैग पैक किया, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और $2000 जो उसने बचाए थे। आने वाली रकम के मुकाबले ये कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो भागने के लिए काफी था। उसने आखिरी बार अपने अपार्टमेंट के चारों ओर देखा। उसे इसकी कमी महसूस नहीं होगी। लुइस की तैयारी थोड़ी अलग थी, क्योंकि उसके काम में सारा सामान और व्यवस्था संभालना भी शामिल था। वो चूला विस्टा गया और स्टोरेज यूनिट 40/7 किराए पर ली। उसने एक नकली नाम मार्को सोटो का इस्तेमाल किया और 3 महीने का एडवांस पेमेंट कैश में किया। क्लर्क ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस पैसे लिए और चाबी दे दी। ग्राउंड फ्लोर, सीधी ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, बिल्कुल सही। उसी दोपहर बाद लुइस ने साउथ सैन डिएगो में एक छोटे स्वतंत्र रेंटल शोरूम से एक सफेद फोर्ड पैनल वैन ली, ऐसी जगह जहां ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। उसने वही फेक नाम और फेक ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। कंपनी ने ठीक से चेक नहीं की, उन्हें बस डिपॉजिट चाहिए था। लुइस ने उन्हें कैश दे दिया और चाबियां ले ली। वो गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर गया, टंकी पूरी भरवाई, टायरों का प्रेशर चेक किया। सब ठीक था, आज रात कोई खराबी नहीं आनी चाहिए। उसने ओटे मेसा गोदाम से 2 ब्लॉक दूर गाड़ी खड़ी की, इतनी करीब कि जल्दी पहुंचा जा सके और इतनी दूर कि किसी का ध्यान ना जाए। लुइस ने इंजन बंद किया और इंतजार करने लगा। डीईए की टैक्टिकल टीमें दोपहर बाद इकट्ठा हुई। 8 एजेंट बुलेट प्रूफ वेस्ट, लाइट लगे हेलमेट, रेडियो सिस्टम, ब्रीचिंग इक्विपमेंट और फ्लैश बैंग ग्रेनेड से लैस थे। 2 आर्मर्ड गाड़ियां थी। वे शाम 6:30 पर फील्ड ऑफिस से निकले और सीधे रूट से बचते हुए ओटे मेसा की ओर चल दिए। उन्होंने गोदाम से 3 ब्लॉक दूर गाड़ी खड़ी की, लाइट्स बंद, इंजन बंद। वे 10 मिनट तक इंतजार करने के लिए बैठे। मैक्सिको की तरफ फेडरल पुलिस की यूनिट्स भी यही कर रही थी। तिजुआना गोदाम के पास पार्क की गई थी, अपनी जगह पर आ रही थी, इंतजार कर रही थी। सब कुछ तैयार था। 4 नवंबर 2010 को रात 8 बजे डिएगो तिजुआना मैक्सिको वाले गोदाम में पहुंचा। उसने अपनी हमेशा वाली जगह पर गाड़ी खड़ी की, एंट्रेंस तक गया, गार्डों के पास हाजिरी लगाई, वेंटिलेशन का इंस्पेक्शन किया। इसमें करीब 1 घंटा लगा। गार्डों ने बिना देखे ही सिर हिला दिया। एक गार्ड अभी भी फुटबॉल गेम देख रहा था, दूसरा रात के खाने के लिए चला गया था। डिएगो गोदाम के फ्लोर पर चलकर हाइड्रोलिक लिफ्ट के पास पहुंचा। उसने छिपा पैनल खोला। लिफ्ट का प्लेटफॉर्म 40 फीट नीचे था। वो उस पर चढ़ा और नीचे उतरने वाला बटन दबाया। लिफ्ट तुरंत नीचे उतरने लगी। अच्छी तरह से मेंटेन की हुई थी। डिएगो नीचे पहुंचा और सुरंग के फ्लोर पर उतर गया। लाइटें जल रही थीं। वेंटिलेशन सिस्टम लगातार धीमी आवाज कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लाइटों से काफी रोशनी होने के बावजूद डिएगो टॉर्च लेकर सुरंग में चला गया। उसकी कमर में रेडियो लगा हुआ था। उसने रोजमर्रा के काम के कपड़े पहने थे। सब कुछ नॉर्मल दिखना जरूरी था। वो धीरे धीरे चल रहा था, बीच में रुककर वेंटिलेशन ग्रिल देख लेता था, जैसे वो अपना असली काम कर रहा हो, ताकि बाद में कोई जांच करे तो कुछ भी अजीब ना लगे। उसके रेडियो में अचानक डरावनी आवाज आई, स्टैटिक की आवाज। फिर हेक्टर की हल्की आवाज सुनाई दी, बस 2 शब्द, मैं तैयार हूं। डिएगो ने रेडियो का बटन दबाया। ठीक है, मार्कर 7 पर मिलते हैं। मार्कर 7 बीच का पॉइंट था जहां से उनका असली काम शुरू होना था। हेक्टर रात 8:15 पर
सैन डिएगो वाली तरफ से अंदर आया। ओटे मेसा गोदाम पूरा खाली था, ना कोई गार्ड ना कोई वर्कर। यहां वैसे भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। गिरोह ने इस साइड गार्ड नहीं रखे थे। किसी को पता भी नहीं था कि नीचे सुरंग है। गोदाम बिल्कुल वीरान था, यही इसकी सिक्योरिटी थी। हेक्टर ने चाबी से बिल्डिंग का ताला खोला, अंदर गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। खाली फ्लोर पर चलता हुआ हाइड्रोलिक लिफ्ट तक पहुंचा। उसने छिपा पैनल खोला, लिफ्ट चालू की और 40 फीट नीचे उतर गया। वहां अंधेरा था। नीचे पहुंचकर उसने अपना रेडियो ऑन किया। डिएगो ने तुरंत कहा, कॉपी, मार्कर 7 पर मिलते हैं। हेक्टर तेज कदमों से चलने लगा। उसे रास्ते का पूरा अंदाजा था। पिछले 8 महीने में वो ये सुरंग सैकड़ों बार पार कर चुका था। उसको हर मोड़ पता था, हर छोटी कमी भी। लाइटें रास्ता दिखा रही थी। चुपचाप चलने पर भी उसके कदमों की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। वो मार्कर 7 पहुंचा। डिएगो पहले से वहां था। दीवार के पास 12 डफल बैग रखे थे। हेक्टर रुक गया, एक पल के लिए बस बैगों को देखता रहा। पहले भी कई बार इन्हें देखा था, लेकिन आज बात अलग थी। आज ये गिरोह के नहीं थे। आज इन्हें कोई रोक नहीं सकता था। आज इन्हें ले जाया जा सकता था। डिएगो ने एक बैग खोला। अंदर नोटों के गट्ठे थे, वो भी सैकड़ों। इतना कैश दोनों ने कभी नहीं देखा था। डिएगो ने जिप बंद की और बोला, चलो पहला चक्कर। उन्होंने गाड़ी पर 2 भारी बैग रखे। हर बैग करीब 40 पाउंड का था। गाड़ी आसानी से संभाल लेती थी। ये भारी सामान के लिए ही बनी थी। डिएगो पीछे खड़ा था। हेक्टर टॉर्च लेकर आगे चला। दोनों एक तय स्पीड में चल रहे थे, ना बहुत तेज ना बहुत धीमे। तेज चलने से शोर होता, धीमी स्पीड से टाइम खराब होता। 8:23 पर वो दोनों सुरंग के सैन डिएगो वाले छोर पर पहुंच गए। उन्होंने 2 बोरियां उतारी और उन्हें लिफ्ट पर रख दिया। डिएगो ने बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर चली गई। ऊपर लुइस पहले से तैयार खड़ा था। लिफ्ट खुली तो उसने तुरंत दोनों बोरियां उठाई और अपने ट्रक में रख दी। उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की, कोई रेडियो का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि रेडियो चालू होते ही पकड़े जाने का खतरा था। लिफ्ट फिर नीचे आ गई। डिएगो और हेक्टर गाड़ी घुमाकर फिर से मार्कर 7 की तरफ लौटे। फिर 2 बोरियां रखी। फिर वही तरीका, और ये काम उन्होंने बार बार किया, बिल्कुल एक मशीन की तरह। अब तक कुल 12 बोरियां भर चुकी थीं। $22 मिलियन। पूरा माल ट्रक में लोड हो चुका था। लुइस ने ट्रक के दरवाजे बंद किए, इंजन चालू किया और रात 9:31 पर ट्रक वहां से निकल गया, ठीक डीए की रेड से 29 मिनट पहले। डिएगो और हेक्टर अभी सुरंग में थे। वो तेजी से मारकर 7 लौटे। जगह चेक की, देखा कि कुछ भी पीछे ना रह गया हो। ना कोई कागज, ना कोई प्लास्टिक, ना कोई निशान। उनके होने का कोई सबूत नहीं। दोनों पूरी सुरंग में चले, पैरों के निशान देखे, कहीं कोई नया निशान नहीं छोड़ा था। सैन डिएगो साइड पर उन्होंने लिफ्ट रीसेट की, पैनल बंद किया, ऊपर की जगह साफ की। हैंडल, रेलिंग, कंट्रोल बटन, जो भी उन्होंने छुआ था सब पोंछ दिया। रात 9:42 तक उनका काम पूरा था। हेक्टर बाहर निकला, गोदाम का दरवाजा बंद किया, 2 ब्लॉक दूर खड़ी अपनी कार तक चला गया और फिर आराम से निकल गया, बिना किसी की नजर में आए। डिएगो तिजुआना की ओर लौटा। लिफ्ट से ऊपर आया, सरफेस पर पहुंचा। गार्ड वहीं थे। एक फुटबॉल देख रहा था, दूसरा खाना खा रहा था। डिएगो उनके पास से गुजरा, कहा, वेंटिलेशन ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं। गार्डों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ऊपर देखा तक नहीं। डिएगो वहां से निकल गया। वो अपनी कार में बैठा, बॉर्डर चेक पॉइंट पहुंचा। रात 9:55 पर उसने यूएस में एंट्री की। ऑफिसर ने पासपोर्ट चेक किया, नॉर्मल सवाल पूछे। डिएगो ने हल्के से जवाब दिए, कहा कि वो मेंटेनेंस का काम करता है, दोनों तरफ उसकी कंपनी की साइट है। ऑफिसर ने उसे देखा, डॉक्यूमेंट देखे और आगे जाने का इशारा कर दिया। डिएगो कार चलाकर सैन डिएगो की तरफ गया, फिर ईस्ट साइड रेगिस्तान की तरफ मुड़ गया, गायब होने की तरफ। 4 नवंबर 2010 रात 10 बजे डीए की टीम ने गोदाम पर रेड किया। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ, फ्रंट डोर टूट गया। 8 एजेंट अंदर घुस गए। अंधेरा, टैक्टिकल लाइट्स, तेज आवाजें, आदेश। गोदाम खाली था। एजेंट हर जगह घूमे, रूम, स्टोरेज, ऑफिस, कुछ नहीं मिला। ना वर्कर, ना कोई रुकावट, ना हाल की एक्टिविटी का निशान। एजेंटों को हाइड्रोलिक लिफ्ट मिली, छिपा फ्लोर पैनल मिला। एक एजेंट ने बताया, एंट्री पॉइंट मिल गया। टीम नीचे उतरी 40 फीट। सुरंग में दाखिल हुए,
हथियार तैयार थे। टीम को लगा था अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा, पर अंदर कुछ भी नहीं था। सुरंग पूरी तरह खाली थी। कोई वर्कर नहीं दिखा, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई माल या सामान नहीं। एजेंट 2100 फीट लंबी सुरंग को पैदल चलकर जांचते गए। रात 10:47 पर एक एजेंट ने बाहर खड़े हॉलोवे नाम के अधिकारी को रेडियो पर बताया कि सुरंग पूरी तरह खाली है। अंदर कोई भी सामान नहीं मिला और न ही कोई आदमी मिला। हॉलोवे ने फिर भी कहा कि दोबारा अच्छी तरह तलाशी लो, कुछ तो जरूर होगा। एजेंटों ने 1 घंटा और लगाया। दीवारों पर टूल के निशान मिले, रेल ट्रैक पर ताजा खरोंचें दिखीं, जमीन पर ऐसी धूल थी जो बता रही थी कि हाल ही में कोई भारी चीज हटाई गई है, पर माल कुछ भी नहीं मिला। ना ड्रग्स, ना पैसा, ना किसी चीज का सबूत। पिछले 2 दिनों से वो लोग उस एरिया को देख रहे थे। कोई अजीब गाड़ी नहीं दिखी, कोई भारी आवाजाही नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो दिखाए कि अंदर से सब खाली किया गया। इसी बीच तिजवाना साइड से एक एजेंट ने बताया कि दोनों पकड़े गए गार्डों से पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे जब उनकी शिफ्ट शुरू हुई थी तब सुरंग पहले से ही खाली थी। उनके टाइम में कोई वर्कर अंदर नहीं गया, कोई गाड़ी अंदर नहीं आई, यानी या तो वे झूठ बोल रहे थे या सच में अनजान थे। 5 नवंबर 2010 सुबह हॉलोवे ने रिपोर्ट दी, सुरंग मिल गई है, उसे सिक्योर कर लिया गया है, कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, पर सबूत बताते हैं कि हाल ही में सामान निकाला गया है और लीक की जांच चल रही है। पर अगर कार्टेल को रेड की खबर थी तो उन्होंने सुरंग को नष्ट क्यों नहीं किया, एंट्री पॉइंट क्यों नहीं उड़ाया? ये उनका स्टैंडर्ड तरीका होता है। पर यहां सब कुछ चालू था, लाइटें भी, वेंटिलेशन भी। सुपरवाइजर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सीधे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि किसी ने कार्टेल को लूटा है? हॉलोवे ने कहा कि यह पॉसिबल है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई जब्त किए गए पैसे नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं, क्योंकि कार्टेल ने कभी माना ही नहीं कि वहां ऐसी रकम थी। ऐसी चोरी की जांच का कोई तरीका नहीं होता जब चीजें आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं थी। सुपरवाइजर ने फैसला सुनाया, इसे एक सफल ऑपरेशन के रूप में बंद करो। सुरंग मिल गई, सुरंग सील कर दी गई, स्मगलिंग का एक बड़ा रास्ता कट गया। इंटरनल सिस्टम से हम पॉसिबल लीक की जांच करेंगे, लेकिन पब्लिक के लिए यह एक जीत है। बात खत्म हुई। उसी दिन डीए ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। लिखा कि फेडरल एजेंटों और मैक्सिकन अधिकारियों ने एक ऑपरेशन चलाया और ओटे मेसा में एक क्रॉस बॉर्डर टनल पकड़ी और उसे बंद किया। यह सुरंग 2000 फीट से ज्यादा लंबी थी और यह अमेरिका से मैक्सिको को जोड़ती थी। इसमें वेंटिलेशन, लाइटिंग और रेल सिस्टम लगा था। रेड में कुछ भी जब्त नहीं हुआ, जांच जारी है। प्रेस रिलीज में पैसों का कोई जिक्र नहीं था, चोरी का भी कोई जिक्र नहीं था, 3 इंजीनियरों के नाम भी नहीं थे। सुरंग की खबर 2 दिन तक लोकल न्यूज में चली, कुछ छोटे पैराग्राफ पेपरों में छपे, उसके बाद खबर पूरी तरह गायब हो गई। एक और सुरंग मिली, एक और जांच पूरी हुई और पब्लिक फिर अपने काम में लग गई। उसी सुबह जब डीए रिपोर्ट फाइल कर रहा था, तभी अरेलानो फेलिक्स कार्टेल के मुखिया को 2 बातें लगभग एक साथ पता चली। पहली, उनकी सुरंग पर रेड पड़ा है। दूसरी, सुरंग में रखे $22 मिलियन गायब हैं। कुछ दिन पहले वो पैसा वहां रखा गया था, अब पूरा गायब था। कार्टेल के सरगना ने बस एक ही सवाल पूछा, रेड की जानकारी पहले से किसे थी? जवाब तुरंत आया, मैक्सिकन पुलिस को पता था, अमेरिकी डीईए को पता था और सुरंग को संभालने वाले 3 इंजीनियर भी सब जानते थे। अगले ही दिन कार्टेल ने तीनों इंजीनियरों की तलाश शुरू कर दी। डिएगो वर्गास आखिरी बार 4 नवंबर की रात 9:55 पर सैन यसिड्रो बॉर्डर चेक पॉइंट से अमेरिका में एंट्री करते हुए दिखे। कैमरों की फुटेज ने यह दिखाया, वो शांत दिख रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे, डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे। उन्हें जाने की अनुमति मिल गई। उसके बाद वो कहीं नहीं दिखे। क्रेडिट कार्ड बंद, कोई कॉल नहीं, सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी नहीं, परिवार से कोई बात नहीं, जान पहचान वालों से कोई संपर्क नहीं, वो बिल्कुल गायब हो गए। हेक्टर रुइज का सैन डिएगो वाला अपार्टमेंट खाली मिला। महीने का किराया भरा था, लेकिन अंदर सामान कुछ नहीं था। उनकी कंपनी ने कहा कि उन्होंने 4 नवंबर को बीमारी की छुट्टी ली थी और वापस नहीं आए। उनका फोन सीधे वॉइसमेल पर जाता था। हर कोशिश विफल हो गई, वो भी गायब। लुइस मेडिना का ट्रक चूला विस्टा के एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में खड़ा मिला। ट्रक बिल्कुल खाली था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई डीएनए नहीं, कोई सुराग नहीं। तिजुआना वाला किराए का मकान भी खाली मिला। मकान मालिक ने कहा कि वे बिना बताए चले गए, नया एड्रेस नहीं छोड़ा, कोई जानकारी नहीं, वो भी गायब। 3 इंजीनियर, $22 मिलियन,
और 24 घंटे के अंदर सब पूरी तरह गायब हो गया। कार्टेल ने उन्हें ढूंढने के लिए अपने लोग भेजे, भारी इनाम रखा, परिवार वालों को धमकाया, जान पहचान वालों पर दबाव डाला, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया क्योंकि किसी को सच में कुछ पता ही नहीं था। तीनों आदमी ऐसे गायब हो गए जैसे कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। तब से आज तक जांच करने वालों ने सिर्फ 3 बड़े शक बनाए हैं कि डिएगो वर्गास, हेक्टर रुइज और लुइस मेडिना के साथ सच में क्या हुआ था। पहला शक, वो लोग मिडिल अमेरिका भाग गए। ग्वाटेमाला, होंडुरास या अल साल्वाडोर जैसे देश जहां एक्स्ट्राडिशन कमजोर है और नकली कागज आसानी से बन जाते हैं। एक आदमी के हिस्से के $7.5 मिलियन वहां की जिंदगी में कई दशक आराम से काट सकते हैं। सही जगह रिश्वत दो, सही दस्तावेज खरीद लो और वहां की रहने वाली बस्तियों में ऐसे घुल मिल जाओ कि कोई तुमसे कभी अतीत के बारे में सवाल ना पूछे। दूसरा विचार, वे मारे गए। कार्टेल ने उन्हें पकड़कर मार दिया। उनके शव सोनोरा रेगिस्तान में कहीं गाड़ दिए ताकि कोई सबूत न मिले। लेकिन इसमें दिक्कत यह है, कार्टेल आमतौर पर सबक सिखाते हैं, छुप कर नहीं मारते। अगर वो तीनों पकड़ लिए जाते तो उनके शव सड़क या खुले में मिलते। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई शव नहीं, कोई संदेश नहीं। 2011 में सुरंग हमेशा के लिए सील कर दी गई। दोनों तरफ कंक्रीट भरा गया, गोदाम गिरा दिए गए, जमीन बेच दी गई, लेकिन सुरंग अब भी वहीं है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जिसने अमेरिकी और मैक्सिकन इतिहास में एक ऐसा रहस्य छोड़ दिया जो आज तक अनसुलझा है। 3 आम आदमियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सिर्फ 36 घंटों में एक ऐसा प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया जो न सिर्फ परफेक्ट था बल्कि इतना परफेक्ट था कि आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि असल में हुआ क्या। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी और रोमांचक कहानियों की सूचना सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्य के साथ, एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।